Hello friends, welcome on our YouTube channel. This is Sanjay Yadav and today we will discuss about the factors affecting the conductance. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें हमने कवर किया था मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, आज मैं उनका डिफरेंट फैक्टर के साथ इफेक्ट बताऊंगा कि कौन से फैक्टर हैं उनको इफेक्ट करते हैं, जिनमें से हम आज कवर करेंगे कोलरॉस लॉ. कोलरॉस लॉ में कंसंट्रेशन का इफेक्ट को बताया जाता है. ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ आ सके. और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए. ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग. देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस. कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंसंट्रेशन का इफेक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर है. अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कैसा इफेक्ट पड़ता है कंडक्टेंस के ऊपर, जिसमें यहाँ पर मैं एक आपको रिलेशन बता रहा हूँ जिसमें हम मोलर कंडक्टेंस चेक करते थे. पिछले लेक्चर में मैंने इस फार्मूला के बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है. ठीक है, ये होता है कप्पा इंटू वी एम. इसको अगर मैं वॉल्यूम को, मोलर वॉल्यूम को अगर मैं फिर से इस कंसंट्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाता है कप्पा इंटू 1/c. ठीक है, ये लीजिए. तो यहाँ से अगर मैं एक सिंपली रिलेशन दिखाऊं तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मोलर कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन में कैसा इफेक्ट पड़ रहा है. तो मोलर कंडक्टेंस और आपका कंसंट्रेशन जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, वैसे ही कप्पा क्या है, यहाँ पर कंडक्टिविटी होता है जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं. तो यहाँ से अगर मैं रिलेशन देखूँ तो ये C अगर इधर जाएगा तो यहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन बनेगा, कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. क्लियर है. ठीक है, अब देखिए इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा किसके कारण, इफ C इंक्रीजेस दैट इज मोलर कंडक्टेंस इज डिक्रीजेस. इन्वर्सली रिलेशन है. वैसे ही यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंसंट्रेशन इंक्रीजेस देन कंडक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस. ध्यान दीजिए, मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कंडक्टिविटी जो है बढ़ रहा है. तो यहाँ पर आपके मन में सवाल हो रहा हो कि ये कैसे एक्चुअली होता क्या है. तो इसका रीज़न क्या है, तो ये होता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ आयन इन पर यूनिट सेल बोल रहा हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस. क्लियर है. नंबर ऑफ आयन जो पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ जाता है, जिसके कारण कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाती है कंसंट्रेशन के साथ. तो यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस का कम होने का कारण क्या है, तो इसका कारण है आपका ये होता है बिकॉज ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीजेस. अब ये क्या होता है, तो देखिए जैसे ही कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर वहाँ पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन बढ़ जाता है. दैट मीन्स पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है. अब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये जो मूवमेंट हो रहे थे आयंस का पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वो जो स्पीड है थोड़ा सा कम हो जाएगा. और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे और कम होते जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके बीच बढ़ जाता है. ठीक है, जिसके कारण हम क्या बोल देते हैं कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, कंसंट्रेशन के साथ कम होता है. क्लियर है. ठीक है, ये हुई बात. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का तो हम इफेक्ट देख लिए. अब यहाँ पर मैं एक आपसे क्वेश्चन करूँगा, क्या जो है दो इलेक्ट्रोलाइट सेम कंसंट्रेशन का अगर मैं लेता हूँ तो क्या दोनों का जो मोलर कंडक्टेंस है वो सेम आएगा. तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल नहीं में आएगा कि दो सेम मोलर जो कंसंट्रेशन है उनका कंडक्टेंस सेम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होते हैं, नहीं आते हैं. तो ये क्या रीज़न है,
जैसे कि हम बात करें, चलिए बात करते हैं अपन। मैं यहाँ पर आपका लेता हूँ एक NaCl, ठीक है, और यहाँ पर लेता हूँ आपका एक CH3COOH, ठीक है। चलिए अब ये NaCl जो होता है इसका सॉल्यूशन में कम्प्लीटली आयोनाइजेशन हो जाता है। ये लीजिए किसमें, Na+ और Cl- में। लेकिन CH3COH एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण ये डिसोसिएट होता है CH3CO- और H+ में। तो यहाँ पर मैंने दो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया। इसके लिए मैंने बोला आयोनाइजेशन, वैसे ही इसके लिए बोल दिया मैंने डिसोसिएशन। तो क्या ये दोनों टर्म जो है सेम है? तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों टर्म जो है सेम नहीं होते। आयोनाइजेशन किसके लिए बोला जाता है कि कोई आयनिक कंपाउंड है, उसका सॉल्यूशन में कम्प्लीटली एक दूसरे से मतलब कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाना, मतलब एक दूसरे के आयन से जो इनके कंपोनेंट होते हैं वो टूट जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर NaCl में Na+ और Cl- में दोनों जो आयनिक कंपोनेंट है वो कम्प्लीटली टूट गए, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो डिसोसिएशन क्या होता है? तो डिसोसिएशन जब भी टर्म आएगा वहाँ पर आपको दिख जाएगा इक्विलिब्रियम का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर बोल दिया जाता है इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल, तो उसको बोलते हैं हम डिसोसिएशन, कि कंप्लीटली यहाँ पर ये अपने आयंस में टूट नहीं रहे हैं, ठीक है। इनमें इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब ये फिर से आपका CH3COH में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर डिसोसिएशन वर्ड इन सब के लिए यूज में लाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Na+ Cl- का कम्प्लीटली आयोनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर इसके आयंस कम बढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका एक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है आपके सॉल्यूशन, तो भाई इसमें जितने ज़्यादा आयंस होंगे, जितने ज़्यादा आयंस, दैट मीन्स अगर यहाँ पर इनका जो है करेंट का फ्लो होना इनमें, उसका कारण ही क्या होता है? आयन का मूवमेंट, और आयन ही कम रहेंगे यहाँ पर तो मूवमेंट क्या हो जाएगा वहाँ पर? कम। तो यहाँ पर Na+ और Cl- जो होता है कम्प्लीटली आयोनाइज होने के कारण इनके आयंस अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण इनका क्या होता है? कंडक्टेंस बहुत हाई होता है। जो क्या होता है अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 0.001 मोलर NaCl का जो कंडक्टेंस होता है ये अराउंड 123 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। और इतने ही कंसंट्रेशन का अगर मैं एसिटिक एसिड लेता हूँ, ये लीजिए, तो इसका कंडक्टेंस अराउंड 49 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के आसपास होता है। तो देख लीजिए कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, लेकिन जो है कितना वेरिएशन है आपका उसके कंडक्टेंस के वैल्यू में, काफ़ी ज़्यादा है NaCl का। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आयोनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये टर्म आसानी से समझ आया होगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कंसंट्रेशन के साथ इनमें वेरिएशन कैसे होता है। अब सेम कंसंट्रेशन के हैं फिर भी आपका जो है ये इनमें कंडक्टेंस में वेरिएशन क्यों आ जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन का इफेक्ट। अब बात करते हैं कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ क्या होता है? तो कोलरॉस लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखते हैं कंडक्टेंस के ऊपर। कोलरॉस ने सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन के इफेक्ट को कंडक्टेंस के ऊपर देखा था और आपका एक इक्वेशन दिया, ठीक है। और उस इक्वेशन के आधार पर उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक प्लॉट खींच दिया, ठीक है। उसके बाद साथ में उन्होंने एक कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का भी लॉ दिया, जिसमें उन्होंने कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस का कैलकुलेशन में हेल्प होने के लिए या हेल्प करने के लिए एक इक्वेशन को डिराइव किया, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कोलरॉस लॉ। चलिए, इन्होंने आपका सबसे पहले क्या किया था? कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा था, ठीक है। चलिए ये लीजिए, ये होता है आपका कोलरॉस लॉ, ठीक है।
कोलरॉस लॉ में सबसे पहले उसका एक इक्वेशन जो किसके बेस पर है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेस पर है। और एक लॉ इन्होंने दिया जिसको बोलते हैं कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर एक इक्वेशन दिया जो क्या था, डेल एम इज इक्वल टू डेल एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी। ये लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो है ये आपका डेल एम इनफाइनाइट जो है ये होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, ये लीजिए, ठीक है। और ये C जो होता है ये होता है आपका कंसंट्रेशन, और B इसको बोलते हैं कोलरॉस कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं कि ये कोलरॉस लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अब ये लॉ क्या बोलता है, तो भाई इस रिलेशन में अगर मैं देखूं तो अगर मैं कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाऊं तो आपका मोलर कंडक्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। वो भी कैसे, लिनियरली। क्यों, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर रिलेशन कौन सा बन रहा है, ये लीजिए, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। अगर मैं ग्राफ खींचता हूँ, ठीक है, इस रिलेशन के लिए, तो देखिए ये रिलेशन के लिए ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ये लीजिए, ये है आपका कंसंट्रेशन, रूट ऑफ कंसंट्रेशन, और ये है आपका मोलर कंडक्टेंस। यही ग्राफ होगा। लिनियरली क्या होगा, देखो डिक्रीज होगा, निगेटिव स्लोप मिलेगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। जहाँ पर आपका इंटरसेप्ट बनेगा वही पॉइंट आपका क्या होगा, तो ये होगा आपका डेल एम इनफाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी। दैट मीन्स इसी को हम बोल देते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपका क्या है, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर है, ठीक है। ये जो आपका ऑब्जर्वेशन मिला वो मिला आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो आपका जो है ये जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट थे, उन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो है वो इस तरह से क्या हुआ, प्लॉट हुआ, जो क्या बोलता है कि इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ये किसके लिए मिला, ये होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, ठीक है। इसीलिए बोल दिया जाता है कि कोलरॉस लॉ को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कोलरॉस लॉ को फॉलो नहीं करता। क्लियर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ आपका प्लॉट होता है वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ये जो आपका लॉ है बहुत हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि इस लॉ के बेस पर हम, इस लॉ के एप्लीकेशन से हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लॉ क्या बोलता है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग डेल एम इनफाइनाइट जो होता है ये होता है लेम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लेम्डा माइनस इनफाइनाइट।
ठीक है, चलिए मैं इसको आपको अब डील करता हूँ। सपोज ये मेरा कोई एक सॉल्यूशन है, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जब मैं कोई सॉल्यूशन जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको ऐड करता हूँ तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन अगर हम उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर माने तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर बोला जाता है कि सभी इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होते हैं मतलब वहाँ पर इसका कंसंट्रेशन इतना कम होता है कि ये एक दूसरे की किसी प्रकार के काउंटर आयन के इफेक्ट में नहीं आते, ठीक है। अब काउंटर आयन के इफेक्ट में नहीं आते तो ये जो होते हैं फ्रीली अपने अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर सकते हैं। अब जब ये फ्रीली अपना मूव कर सक रहे हैं तो जितना भी कंडक्टेंस आएगा उस सॉल्यूशन का उसमें इनका कंप्लीटली क्या हो रहा है, योगदान हो रहा है, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, तो ये होता है आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है। तो ये लॉ बोलता है कि जब कंसंट्रेशन बहुत डाइल्यूट हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसको बोला जाता है, ठीक है, उस टाइम पर कोई भी आयन जो होता है इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, उन पर किसी भी प्रकार का काउंटर आयन का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। ये जो है कम्प्लीटली अपना कंडक्टेंस के जो सॉल्यूशन का कम्प्लीटली कंडक्टेंस है उसमें अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसीलिए तो ये जो केटायन के कारण जो आपका आयनिक कंडक्टेंस होगा उसका योग और जो एनायंस उसमें प्रेजेंट होगा उसके कारण जो आयनिक कंडक्टेंस होगा उन दोनों का योग ही क्या होगा, उस कंप्लीटली सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आपका कोलरॉस लॉ का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के बारे में और उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बारे में। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूं कि कैसे ये जो है ये लॉ किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस चेक करने में हेल्पफुल है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ, जिसके में हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल में आप देखिए यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंडक्टेंस पूछा हुआ है, ठीक है। आपको डेटा जो दिए हुए हैं वो आपके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इन सभी के डेटा दिए हुए हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनका जो आपका कंडक्टेंस है वो दिया हुआ है और पूछा किसका है आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टेंस दिए हुए हैं और आपको किसका कंडक्टेंस पूछा गया है, तो ये पूछा गया है फार्मिक एसिड का। क्लियर है? ठीक है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर मैं इन क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर दूंगा, आप ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए मैं सबसे पहले सॉल्यूशन कर रहा हूँ पहले का, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंडक्टेंस पूछा है, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि यहाँ पर आप एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखें, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब वो कैसा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, तो जिसमें जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका एज अ प्रोडक्ट बने। तो यहाँ पर मैं किनका रिएक्शन कराऊंगा, तो ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड और आपका अमोनियम क्लोराइड को अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ तो मेरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, ये हुआ आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। रिएक्ट कराता हूँ मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये लीजिए, तो आपका क्या बनेगा, तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और आपका बनेगा बेरियम क्लोराइड। क्लियर है? ठीक है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है। कैसे बैलेंस्ड नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको मैं इक्वल करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ 2 रखूँगा। तो यहाँ भी आपको देखो अब क्या हो गया, अमोनियम 2 हो गया, तो यहाँ पर इसको 2 करना पड़ेगा। अब ये जो इक्वेशन है क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एक्चुअली आपको निकालना क्या है, तो निकालना है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंडक्टेंस।
तो जब मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंडक्टेंस निकालूंगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को उसके जगह में रखो और बेरियम क्लोराइड को आप इधर लाओगे तो यहाँ पर देखिए ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। और ये जो 2 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको आप इधर लाओगे तो ये बटे में आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बराबर लिखना चाहूँ तो ये क्या किसके बराबर होगा, तो ये होगा 2 अमोनियम, ये होगा आपका 2 अमोनियम क्लोराइड, ये लीजिए, प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम क्लोराइड को मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये लीजिए बेरियम क्लोराइड। और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में आपका 2 है वो यहाँ आ जाएगा, ये लीजिए आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकल गया। अब ये इक्वेशन आपका किस में हेल्पफुल होगा, तो इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना है आपको, अमोनियम क्लोराइड के जगह में आप अमोनियम क्लोराइड का क्या रख दीजिए, कंडक्टेंस रख दीजिए, बेरियम क्लोराइड के जगह में बेरियम क्लोराइड का, बेरियम हाइड्रोक्साइड के जगह में बेरियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, तो 2 इंटू अमोनियम क्लोराइड का कितना है 129.8, उसके बाद प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड का कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 523.8 माइनस बेरियम क्लोराइड का कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपका 280। ठीक है, ये लीजिए बटे में क्या होगा आपका 2, ये निकल जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंडक्टेंस 8 इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है, ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप कि आपको आसानी से समझ आया होगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन भी आपका सेम कॉन्सेप्ट से आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। इसमें अंतर सिर्फ ये है कि यहाँ पर एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें जो है एक चीज़ जिससे आपको जिसके कंडक्टेंस को आपको घटाना पड़ेगा, उसका कंडक्टेंस यहाँ पर गिवन नहीं है, मतलब उसको आपको फर्दर इस क्वेश्चन में सॉल्व पहले करना। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये लीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फिर मेरा वही कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मेरा फॉर्मिक एसिड जिसके लिए कंडक्टेंस निकालना है, उसको मैं किस रिएक्शन से एज अ प्रोडक्ट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका रिएक्शन क्या लिखाएगा, आप रिएक्ट करा दो सोडियम फॉर्मेट को किसके साथ, HCl के साथ, तो आपका क्या निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड प्लस NaCl। ये लीजिए, हो गया। ठीक है, अब बात ये आती है कि मेरे को फॉर्मिक एसिड का क्या करना है, कंडक्टेंस निकालना है। सोडियम क्लोराइड जो है आपका इधर आएगा, बिल्कुल, चलो लिख लेते हैं, HCOONA प्लस HCl माइनस NaCl इज इक्वल टू क्या निकलेगा, HCOH। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट का कंडक्टेंस दिया हुआ है, HCl का कंडक्टेंस दिया हुआ है, लेकिन कहीं भी हमको NaCl का कंडक्टेंस नहीं दिया हुआ है, और हमको इसके लिए जो कैलकुलेशन है उसमें इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर एक और स्टेप से NaCl का क्या निकालना है, आपको कंडक्टेंस निकालना है। ठीक है, तो NaCl के भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है, सेम अप्रोच लगाएंगे हम। सिर्फ आप क्या देखेंगे कि भैया ऐसा कौन सा मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाऊँ जिसमें NaCl क्या हो, एज अ प्रोडक्ट मेरे को मिले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर किसका रिएक्शन करा दें आप, सोडियम सल्फेट और KCl का रिएक्शन करा के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं Na2SO4 प्लस किसका रिएक्शन करा देता हूँ, KCl का, तो रिएक्शन में मेरा क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा K2SO4 प्लस NaCl। ये लीजिए, ठीक है। अब NaCl बराबर मेरे को क्या मिलेगा, बिल्कुल रिएक्शन को आप क्या कर सकते हैं भाई, बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पोटेशियम है, यहाँ पर 1, तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लोराइड 1 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये लीजिए, तो NaCl बराबर क्या मिलेगा आपको, आप इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा Na2SO4, ठीक है, प्लस 2KCl
माइनस K2SO4 इधर जाएगा, माइनस K2SO4, और ये NaCl के साथ जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा आपके नीचे में। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा NaCl का कंडक्टेंस। तो इस NaCl का कंडक्टेंस जो आपको निकलेगा वहाँ पर यहाँ आप पुट कर देंगे, फिर आपका क्या निकल जाएगा, फॉर्मिक एसिड का कंडक्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो देखने से ये क्वेश्चन जो है आपको क्या लगता है, बहुत थोड़ा सा कठिन लगता है, आपको सही तरीके से सही टाइम पर अप्रोच नहीं होता। लेकिन अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो कितना भी बड़ा आपका ऐसा क्वेश्चन हो, आपको इजीली वो विदिन 1 मिनट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार से आपको कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको ज़रूरतमंदों तक जल्द से जल्द ये वीडियो पहुंच सके। और वीडियो को चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे जो जितने भी वीडियोस हैं आपको प्रॉपरली मिल सके। धन्यवाद।